हम्म, तो ये क्वेश्चन था। इसमें बोल रहा है क्या कि आप पढ़ो इसको। तो इसमें बोल रहा है कि ए फर्म हैज फॉलोइंग टोटल कॉस्ट फंक्शन एंड डिमांड फंक्शन। ठीक है, C इज इक्वल टू, तो कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ C इज इक्वल टू 1/3 Q³ माइनस 7Q² प्लस 111Q प्लस 50, और तुम्हारा जो दिया हुआ है डिमांड फंक्शन वो Q इज इक्वल टू 100 माइनस P दिया हुआ है। तो दो चीज दिया हुआ है, कॉस्ट फंक्शन और डिमांड फंक्शन। देन फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। तो बोला कि वैसा लेवल ऑफ आउटपुट जहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है और मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो रहा है फर्म को, वो दोनों हमको बताओ, है ना। यही यही क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप लोग बता सकते हैं कि क्या करना होगा इसको करने के लिए। क्या करें हम लोग, कैसे बनेगा ये, इसमें क्या करें हम। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट या मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करें। लेक्चर में तो बताया था कि दो तरीका से निकाला जा सकता है इसको। तो दो तरीका से, एक तो है कि हमको जहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहां पे होता है, तो MR इज इक्वल टू MC, और मैक्सिमाइजेशन है तो इस ये जो है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है FOC, और सेकेंड ऑर्डर कंडीशन तुम्हारा क्या है कि तुम्हारा जो होगा डेल MR बाई डेल Q, है ना, मतलब जो है मस्ट बी लेस देन डेल MC बाई डेल Q। एक तो ये होगा, ये सेकेंड ऑर्डर कंडीशन। ये दोनों को फुलफिल करेंगे तो हो जाएगा। और एक चीज और हम कर सकते हैं कि प्रॉफिट फंक्शन बना लेंगे हम लोग, है ना। तो प्रॉफिट फंक्शन कैसे बनेगा, तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम लोग जो है डी पाई बाई डी क्यू निकालेंगे इक्वल्स टू 0, तो इससे जो है हमको Q का वैल्यू निकल जाएगा, ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है। और फिर d2 पाई बाई डी क्यू स्क्वायर जो था, है ना, दैट मस्ट बी लेस देन 0। तो ये दो तरीका से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, और जो Q का वैल्यू आएगा उसको इस प्रॉफिट फंक्शन में पुट कर देंगे तो तुमको जो है मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाए। ठीक है, तो यही तरीका है दो तरीका से बनाने का। तो अब इसमें जो तरीका आप अपनाना चाहो, जो आपको आसान लगता हो, ये दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं अभी, पहले तो क्या है कि अब ये टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 1/3 Q³ माइनस 7Q² प्लस 111Q प्लस 50, है ना, ये दिया हुआ है हमको। तो हमको चाहिए टोटल रेवेन्यू, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे तो यहाँ पर मान लो MC निकालो, तो MC इज इक्वल टू व्हाट, तो MC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 3 इधर आ जाएगा, Q² हो जाएगा, तो ये 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा केवल Q² माइनस 14Q प्लस 111। ठीक है, ये मार्जिनल कॉस्ट आएगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो अब हमको चाहिए क्या कि टोटल रेवेन्यू, है ना, ये भी चाहिए, टोटल मार्जिनल रेवेन्यू निकलेगा। लेकिन हमको तो दिया हुआ है ये Q, तो अभी हमको क्या करना है कि Q इज इक्वल टू डिमांड फंक्शन दिया हुआ है 100 माइनस P, तो P इज इक्वल टू 100 माइनस Q। एक तो ये हो गया। अब ये जो हो गया, अब टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या है, तो दैट इज P इंटू Q। तो P के जगह पे क्या लिखेंगे, तो 100 माइनस Q, और इधर से जो है इसका वैल्यू आ गया Q, तो ये हो जाएगा 100Q माइनस Q²। ठीक है, ये टोटल रेवेन्यू आ गया। तो अब इसको अगर मार्जिनल रेवेन्यू निकालना चाहे इस चीज से, तो दिस इज योर टोटल रेवेन्यू, तो मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा हम लोगों का, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 2Q। ठीक है, ये आ जाएगा। अभी प्रॉफिट भी चाहिए, तो प्रॉफिट फंक्शन कैसे बनेगा, तो पाई इज इक्वल टू प्रॉफिट, तो ये है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट,
और दैट विल बी इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू क्या है 100 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, और इससे माइनस करेंगे टोटल कॉस्ट को, तो -1/3 क्यू क्यूब -7 क्यू स्क्वायर प्लस 111 क्यू प्लस 50। ठीक है, अब इसको आगे भी हम लोग सॉल्व करके इसका बाद में जरूरत होगा तो हम लोग निकाल लेंगे उसका क्या वैल्यू आ रहा है। अभी तो एम आर इजिकल टू एम सी करते हैं, तो उसके लिए कुछ मिटाना पड़ेगा हमको, निकाले सब फालतू हो गया मेरा तो मिट गया, कोई बात नहीं, हम लोग काम का चीज लिख देते हैं। तो मार्जिनल रेवेन्यू जो हम लोगों का आया था निकाल के जो है वो 100 - 2Q आया था। ठीक है, और मार्जिनल कॉस्ट जो हम लोग का निकल के आया था वो हम लोगों को आया था क्यू स्क्वायर -14Q प्लस 111। ठीक है, एम आर इजिकल टू एम सी करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा 100 - 2Q इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर -14Q प्लस 111। ठीक है, ये हम लोग को आएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको इधर ही ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये क्यू स्क्वायर हो गया, ये -2Q इधर आके +2Q हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -12Q, और ये 100 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा, ये 111 है उसमें से 100 माइनस हो गया तो +11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम लोग का आ जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर -11Q माइनस क्यू प्लस 11 इज इक्वल टू 0, और क्यू -11 माइनस, अगर हम लोग यहाँ कॉमन ले लें -1, तो क्यू -11। ठीक है, तो 2Q का वैल्यू आएगा Q-1 और Q-11 इज इक्वल टू 0। तो Q का दो वैल्यू आएगा 1 और 11। ठीक है, तो अब दो वैल्यू आ रहा है मेरे पास 1 और 11। अब हमको देखना क्या है कि कौन वाला वैल्यू में मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए मेरा जो दूसरा जो था वो क्या था तुम्हारा, कि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल एम आर बाई डेल क्यू, और दैट मस्ट बी लेस देन डेल एम सी बाई डेल क्यू से। ठीक है, तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं फिर से, तो एम आर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा डेल एम आर बाई डेल क्यू, इसका वैल्यू आएगा यहाँ पर -2। ठीक है, और उसी तरह डेल ये वाला एम सी को करेंगे डेल एम सी बाई डेल क्यू, तो इसको कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 2Q -14। ठीक है, अब इसमें से ये चूंकि एम आर है -2 है, इसको छोटा होना है, इसका वैल्यू देखना है, तो अगर हम इसमें 1 वैल्यू पुट करते हैं व्हेन Q इज इक्वल टू 1, इसको वैल्यू करते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, 2 -14 इज इक्वल टू -12। अब ये -12 तो छोटा है ना -2 से, तो ये वाला Q इज इक्वल टू 1 वैल्यू नहीं होगा। तो अब Q इज इक्वल टू अगर हम 11 पुट करते हैं तो ये वाला क्या हो जाएगा 2 इंटू 11 22 -14, और ये हो जाएगा तुम्हारा 8। अब एग्जैक्टली है कि -2 से तो 8 बड़ा है, लेकिन यहाँ पर -12 से, है ना, उससे तो -2 बड़ा है ना, तो ये वाला नहीं होगा, ये होगा, तो इसलिए Q का वैल्यू क्या आ गया 11। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें Q का वैल्यू 11 है। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर बोल रहा है कि उसमें प्रॉफिट जो है 111/1/3। ठीक है, तो अब अगर हम लोग प्रॉफिट फंक्शन को देखें तो हम लोग जो बनाए थे वहां पे, तो मेरा प्रॉफिट फंक्शन था पाई, और वहां पर क्या किए थे हम लोग, किए थे ये कि 100Q -Q स्क्वायर था, उससे माइनस कर दिए थे टोटल कॉस्ट फंक्शन 1/3 Q³ -7Q स्क्वायर प्लस 111Q प्लस 50। ठीक है, इसको अगर हम लोग और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये सब माइनस हो जाएगा, तो 100Q -Q स्क्वायर
और -1/3 क्यू माइनस माइनस मल्टीप्लाइड हो गया प्लस हो जाएगा, प्लस 7 क्यू स्क्वायर -111 क्यू -50। ठीक है, ये आएगा। अब उसमें से कुछ सॉल्व करेंगे तो और थोड़ा सा सॉल्व करना होगा इसमें से, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये 100 क्यू ये है तो -21 हो जाएगा, और ये क्यू स्क्वायर जो है ये माइनस है तो ये उसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/3 क्यू, और ये क्यू स्क्वायर है इसमें से माइनस हो जाएगा तो ये +6 क्यू स्क्वायर, और ये 100 क्यू और ये प्लस है और ये माइनस, तो -11 क्यू -50 ये आए। ठीक है, अब क्यू, अब हम लोगों का क्या है कि यहाँ पर उसका वैल्यू क्या है क्यू का, तो क्यू का वैल्यू हम लोग को बैकस्पीड मैक्सिमाइजेशन क्यू इज इक्वल टू 11, तो ये हो जाएगा -1/3 और 11 का क्यू, तो अब 11 का क्यू हो जाएगा 1, कितना होता है 11 का क्यू 1331। ठीक है, अब इतना थोड़ा बहुत जानना चाहिए क्या होता है, और 6 × 121, 11 का स्क्वायर 121 -11 × 11, क्यू 11 है तो वहां पर हो जाएगा 121 और -50, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -1331/3 प्लस, अब 6 × 121 अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 726 -121 -50, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो मोटा मोटी 111 आ जाएगा, तो ये 111 आएगा इसको सॉल्व करेंगे, तो इसलिए आंसर जो है इसका ये आएगा 11। वो वही हो जाता, हम इसको बनाते भी नहीं, अगर हम एग्जाम में होते तो इसको बनाते नहीं। अगर दूसरा ऑप्शन 11 नहीं हुआ तो 11 मेरा राइट है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो सही बना है, तो यही वाला ऑप्शन होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, तो कभी कभी स्मार्ट वर्क करना चाहिए कि यही ऑप्शन है तो इसको बना लेना चाहिए। अब ये नहीं कि अब इसको करने में और समय हम बर्बाद किए, वो बर्बाद करने की जरूरत नहीं, तुमको बताना था इसलिए हम बता दिए, लेकिन हम एग्जाम में होते तो इसको समय को बर्बाद नहीं करते, यही वाला आराम से 3 आंसर करके चले आते, वो प्रॉफिट निकालते नहीं हम, क्योंकि वो जान रहे हैं कि वही होगा, कोई और दूसरा कोई 11 ऑप्शन नहीं। तो ये क्वेश्चन जो है ऐसे बनेगा, इसको TR/, उससे भी बना सकते हैं हम, प्रॉफिट निकाल के भी बना सकते हैं, वो थोड़ा सा और लेंदी होता है इसको बनाने में, हमको लगा कि ये शॉर्ट में बन जा रहा है तो हम इसलिए ऐसा बनाए। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? नहीं, डाउट है तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो बोल रहा है क्या, इफ द टू इवेंट्स ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट मतलब जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, तो विच वन ऑफ द इज द करेक्ट, तो इंडिपेंडेंट नहीं है तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ये नहीं होगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होता है तब होता है। पी ए इंटरसेक्शन बी मतलब पी ए हो गया, और पी बी जब ए ऑलरेडी हो चुका है, यही चीज को बता रहा है ये वाला, तो ये राइट है। ये पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए जब बी हो चुका है, ये उल्टा बात बता रहा है, ये नहीं होगा। और पी ए इंटरसेक्शन बी बाई 1 - पी ए यूनियन बी, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन नहीं होगा, एक ही ऑप्शन सही, क्योंकि वो फॉर्मूला था डायरेक्ट है, इसको कोई मतलब नहीं है, जो हम बता रहे थे वो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी वाला में उसे डायरेक्ट है, उसे कुछ दाएं बाएं नहीं, तो इसका आंसर 2 ही होगा और कोई नहीं। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द प्रोड्यूसर सरप्लस व्हेन
डिमांड फंक्शन इज गिवन एट 3x² माइनस 20x प्लस 5, और तुम्हारा जो सप्लाई फंक्शन है वो 15 प्लस 9x है ना, ये दिया हुआ है हमको। और हमको निकालना है कि क्या, प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला क्या, हम ऊपर में लिख देते हैं। तो प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू पी इंटू क्यू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to Q, है ना, सप्लाई फंक्शन फंक्शन है ना, एस एक्स डी एक्स, है ना, ये होता है। तो अब यहाँ सप्लाई फंक्शन लेंगे, तो अब हमको क्या चाहिए, सप्लाई फंक्शन मेरे पास है तो ये चीज तो है, हमको चाहिए क्या, पी और क्यू का वैल्यू। अब पी का क्यू का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला बात है कि जहां डिमांड और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करेगा वहीं पर प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, तो उसी को कर लेंगे तो मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, तो 3x² माइनस 20x प्लस 5 इज इक्वल टू 15 प्लस 9x, ठीक है ना, ये तुम्हारा है, इसे डिमांड सप्लाई फंक्शन हम लोग लेके आएंगे। अब इसको इधर चीज ले आओ तो क्या हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा 3x² और ये इधर आ गया तो माइनस 29x, और ये इस साइड में आ जाके तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, 5 में से माइनस 15 कर देंगे तो क्या बचेगा, -10, तो 10 है ना इज इक्वल टू 0, यही आएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ने का कोशिश करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 30x, है ना, और प्लस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 3x, अगर हम इसमें से कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x माइनस 10 बचेगा, और यहाँ पर से 1 कॉमन ले लें तो x माइनस 10 बचेगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू हमको 2 आएगा, x का वैल्यू एक आ रहा है 10, और एक हो रहा है तुम्हारा -1/3। अब माइनस तो थोड़ा ना क्वांटिटी वैल्यू देते हैं, तो ये होगा नहीं, तो x इज इक्वल टू 10। अब x इज इक्वल टू 10 है तो उसमें p का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, तो p का वैल्यू क्या होगा, तो p जो है कि दोनों में से किसी फॉर्मूला में पुट करके निकालेंगे, लेकिन देख रहे हैं यहाँ आसान ज्यादा निकालना, तो p इज इक्वल टू 15 प्लस 9 इंटू 10, और ये हो जाएगा तुम्हारा 90 प्लस 10 105, ठीक है। तो P का वैल्यू जो है वो 105 आ गया। अब हमको फॉर्मूला में पुट कर देते हैं और निकाल देते हैं वैल्यू, तो प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू P इंटू क्यू, तो क्या हो जाएगा 105 इंटू 10, पहला हो गया, माइनस 0 से Q का वैल्यू कितना है, मतलब Q मतलब X, तो X का वैल्यू कितना है 10, तो 10 तक, और उसके बाद सप्लाई फंक्शन, सप्लाई फंक्शन क्या है मेरा 15 प्लस 9x dx, है ना, ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा 1050 माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 10 15 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 10, क्योंकि अलग अलग कर सकते हैं हम लोग, और ये हो जाएगा 9x dx, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1050 माइनस 15 बाहर हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और ये 0 to 10, ये भी 9 बाहर हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x² बाई 2, और इसको करेंगे 0 to 10, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1050 माइनस, अब x का 10 और x का 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 इंटू 10, और यहाँ पे हो जाएगा 9/2 इंटू 10 का स्क्वायर, हो जाएगा 100, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1050 माइनस 150 माइनस 450, तो ये आ जाएगा तुमको, इस 600 माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 450, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 450। तो ऐसे बनाते हैं इसको। तो अगर फॉर्मूला हमको याद है और कैसे जो है कहाँ पर से हम पी और एक्स का वैल्यू निकालेंगे ये पता है तो आराम से बन जाएगा।
थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत है, कहाँ माइनस साइन छूट रहा है, कहाँ ये हो रहा है, ये सब ध्यान देने की जरूरत है। इंटीग्रेशन क्या होता है ना, ये कैसे करते हैं, तो केवल dx है तो उसका इंटीग्रेशन होता है वो x होता है, x dx है तो उसका इंटीग्रेशन x² by 2 होता है। ये इंडेफिनिट है तो यहाँ प्लस c लगा रहेगा, लेकिन डेफिनिट रहेगा तो उसका वैल्यू पुट करते हैं। तो ये सब इंटीग्रेशन का रूल जानने से तो हम लोग बन ही जाएगा। तो इसका आंसर ये होगा। क्लियर है ना? आगे चलते हैं। बोल रहा है क्या, डिमांड फंक्शन। देखो पिछला बार उसमें भी ऐसा ही कुछ आया था, इसी टाइप का क्वेश्चन था, उसमें क्रॉस इलास्टिसिटी निकालना था, यहाँ पर निकालना है इनकम इलास्टिसिटी। तो दिया हुआ है क्या, क्यू ए 100 - 2 पी ए, तो इसको हमको क्या करना है, इनकम इलास्टिसिटी। तो इनकम इलास्टिसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो इनकम ई इलास्टिसिटी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, तो तुम्हारा जो है डेल, है ना, डेल क्यू ए बाई डेल वाई इंटू वाई बाई तुम्हारा क्यू है ना, ये होगा। अब डेल क्यू ए बाई वाई निकालते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो डेल क्यू ए बाई डेल वाई, इसका वैल्यू क्या होगा, ये जीरो, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ए से मतलब ही नहीं है, वाई से मतलब है। वाई केवल एक ही जगह, बाकी कहीं नहीं, तो सब जीरो। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0.2, है ना, वाई है तो वाई का 1 हो गया, इंटू 1 मतलब 0.2 हो गया, तो इसका वैल्यू आ गया 0.2। ठीक है, और y जो है, y का वैल्यू देखो यहां से दिया हुआ है, तो y का वैल्यू हम लोग ले लिए क्या, 500। अब ये बाकी सब QA का वैल्यू है, तो QA का वैल्यू पुट कर देते हैं, 100 -2 इंटू पी ए का वैल्यू 6, 2 इंटू 6 प्लस 0.2 इंटू वाई का वैल्यू 500 इंटू 500 प्लस 0.3 इंटू पीबी का वैल्यू 10। तो इसको करेंगे तो ऊपर में 0.2 से अगर हम लोग इसको 0.2 से अगर हम लोग 500 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 100। तो ये हो गया 100। अब ये 100 यहाँ है, -12, और ये फिर +100, और ये +3। ठीक है, तो 9, तो 200 में से 9 गया, तो 100 डिवाइडेड बाय 200 में से 9 गया तो 193। ठीक है, तो ये लगभग जो है तुम्हारा आएगा 0.5235। तो यही दिया 0.5 से, तो इसलिए 3 आंसर हो। तो ये भी सिंपल था, अगर हमको पता है कि क्या होता है फॉर्मूला तो हम बना लेंगे आराम से। तो क्रॉस इलास्टिसिटी पूछा था फर्स्ट वाला, क्या कहते हैं, शिफ्ट में, तो इसको हम लोग निकाले थे 0.3। अभी यहाँ पर जो है इनकम इलास्टिसिटी पूछा, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया 0.2, इसलिए आंसर वैसा हो। नेक्स्ट पूछ रहा है क्या, फाइंड द सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर रो, ये भी पूछा था उसमें। ठीक है, of the substitution constant elasticity of substitution CS production function when the elasticity of substitution sigma is greater than O। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला क्या था, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू 1/1 माइनस रो। तो फर्स्ट सिटिंग में जो था वो इसको पूछा था, इलास्टिक सब्स्टिट्यूशन ये दिया हुआ था, अभी क्या बोला, ये दिया हुआ इसको पूछ रहा है। तो इसको अगर हम लोग रीअरेंज करेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, रो इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 1 माइनस सिग्मा, सिग्मा -1/सिग्मा, ऐसा आएगा। इसको अगर हम लोग अरेंज करेंगे तो ऐसा है। अब बोल रहा है क्या कि अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो, ठीक है, अगर रो का वैल्यू मतलब जो सिग्मा का वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1, ये 1 से बड़ा है, ठीक है, तो ये भी 1 से बड़ा होगा। तो ये वैल्यू जो है वो कितना से होना चाहिए, कितना से कितना चाहिए, इसका आंसर जो है ना वो 3 दिया हुआ है, लेकिन वो होगा नहीं, वो गलत है। ठीक है, इसका वैल्यू जो होगा ना वो 4 होगा, 0 से इंफिनिटी के बीच में। क्योंकि अगर मान लो इसका वैल्यू अगर हम लोग 1.5 रखते हैं, तो 1.5 माइनस
जो कि बोल रहा है 1 से बड़ा, 1.5 हो सकता है, बाई 1/1.5 हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0.5 और ये 1.5। ठीक है, अब ये जो भी वैल्यू है ये तो 0 से बड़ा ना होगा, तो ये तो 0 से छोटा नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो 0 से छोटा बोल रहा था, तो ये तो होना नहीं है। और अगर मान लो तुम ऐसा भी रखते हो 2 - 1/2, 1 से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ये भी 0.5 है, ये भी तो 0 से बड़ा है। तो हर हाल में ये फोर्थ ऑप्शन है, यही सही है, ये वाला थर्ड ऑप्शन नहीं सही, इसका फोर्थ ऑप्शन सही, 0 और इंफिनिटी के बीच। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन सही है, ये लेंगे सर। बोल रहा है कि इन लॉजिक मॉडल एज एन ऑड रेशियो डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0, अगर 1 से 0 की तरफ आ रहा है तो लॉजिक बिकम क्या होगा, तो लॉजिक नेगेटिव हो जाएगा। ये एकदम सीधा साफ साफ लिखा हुआ, जो बता रहे थे उस दिन में था, तो वो सीधा सीधा कुछ नहीं होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये एक हुआ इसका। नेक्स्ट है कि गिवन ए रिग्रेशन मॉडल yt is equal to alpha I y I is equal to alpha I बीटा 1 xi बीटा 2 exponents xi। अब देखो वो जब हम बता रहे थे तो उसमें पहला ही हम बताए थे सबका अलग से, और ये वाला इक्वेशन एग्जैक्टली हमको पता नहीं था कि वो फर्स्ट शिफ्ट में आया है, लेकिन ये वाला इक्वेशन जो है हम एग्जैक्टली लिख के दिए थे कि ऐसा होता है। तो पीस वाइज होता है, जहां पर जो तुम्हारा एक्स स्टार जो तुम्हारा यहाँ पे आ रहा है, वो बता रहा है कि एक ऐसा वैल्यू जो तुम्हारा जिसके ऊपर जाने से, जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू, है ना, कि जिसमें कि ऊपर जाने से तुमको जो है ज्यादा हो जाएगा, है ना, अचानक से तुम्हारा सेल्स बढ़ गया, इसमें नीचे से सेल्स बढ़ गया तो हुआ। तो इसका जो है सीधा उसमें से आ रहा था, क्योंकि अगर ये डीसीजनलाइजिंग अगर हम लोग डेटा कर रहे हैं तो वहां पर हम बताए थे कि दो तरीका का होता है डीसीजनलाइजिंग वाला डेटा में। एक डीसीजनलाइजिंग वाला डेटा में हम बताए थे कि यहाँ पर दो चीज का हो सकता है कि वाई टी इज इक्वल टू टी टी प्लस एस टी प्लस ई टी, ये बताए थे। या फिर मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में हो सकता है वाई टी इज इक्वल टू टी टी इंटू एस टी इंटू ई टी, है ना, ऐसा हो सकता है। और अगर सीजनल एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग डेटा को, अगर तुम्हारा जो ट्रेंड अगर हम लोग उसको देख रहे हैं, तो वो हम लोग दो कर सकते थे, इसमें से माइनस कर सकते थे हम लोग ईटी का वैल्यू निकालने के लिए। ईटी जो है ईटी इज इक्वल टू वाई टी माइनस टी टी माइनस एस टी, और ईटी इज इक्वल टू वाई टी बाई टी टी प्लस एस टी। और ये वाला बोला कि अगर ब्रेक को हम लोग शो कर रहे होते हैं, तो ब्रेक को शो कर रहे होते हैं तो वाई टी इज इक्वल टू अल्फा टी, है ना, प्लस अल्फा अल्फा वन है, सॉरी, अल्फा वन अल्फा टू डी टी प्लस बीटा 1 xt प्लस बीटा 2 xt डी टी प्लस यू टी। ये रहता अगर हम लोग का स्ट्रक्चरल ब्रेक होता। लेकिन यहाँ पर जो है पीस वाइज का है, तो पीस वाइज में ऐसे ही होता, वाई टी इज इक्वल टू अल्फा वन प्लस बीटा 1 xt प्लस बीटा 2 xi xt, अगर हम लोग कहते एक्स टी माइनस एक्स स्टार डी आई प्लस इस टाइप का आता है। तो ये आया, तो इसको देख के ही हम लोग बोलेंगे कि पीस वाइज है। तो इसका आंसर जो है टेस्ट पीस वाइज रिलेशनशिप ऑफ द डेटा है, वही हम लोग इसको देखते हैं। तो ये वाला ज्यादा डिटेल में हम ज्यादा अच्छा से उसमें पढ़ा था, तो रिपीट नहीं करते सेम चीज को। उसको अगर देखना होगा कि इसमें क्या है, ये सेम ही चीज लिखे थे, लेकिन जो फर्स्ट वाला जो एक्सप्लेन किए थे उसमें कर लें। तो जो एक ही चीज को बार बार एक्सप्लेन करके क्यों उसका समय खराब करें, उसको देख लेने से होता है।
फिर बोला कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि अ प्लेयर टॉसेस टू फेयर कॉइन्स, ठीक है, इफ ही विंस ₹5 if two heads occur, ₹2 if one head occurs, ₹1 if no head occurs, find his expected gain। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है कि हमको जो है इसमें बनाना पड़ेगा कि क्या क्या आ सकता है टू फेयर कॉइन, एक्स और उसका प्रोबेबिलिटी, एक्स और उसका जो है प्रोबेबिलिटी को हम लोग देखेंगे। अगर एक्स है तो एक्स है, लाइन को नहीं सीधा खींचा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इट, उसका होने का संभावना, क्या क्या चीज हो सकता है। ठीक है, तो दो हेड आ सकता है, एक हेड आ सकता है और जीरो हेड आ सकता है। ठीक है, दो हेड आ रहा है तो इसको कितना मिल रहा है, ₹5। एक हेड आ रहा है तो इसको मिल रहा है कितना, ₹2। और जीरो हेड आ रहा है तो इसको मिल रहा है कितना, ₹1। और प्रोबेबिलिटी क्या है दो हेड आने का, दो हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/4, एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी 2/4 और जीरो हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/4। ठीक है, तो उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो होगा क्या कि दो हेड आने, तो उसको मिल कर रहा है, अगर दो हेड आ रहा है तो मिल रहा है कितना, ₹5। तो ₹5 मिलेगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है पांच निकलने का, 1/4। ₹2 मिलेगा जब एक हेड आएगा तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/4। और जीरो हेड आने का प्रोबेबिलिटी में तो जब आएगा तो कितना मिलेगा, ₹1, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 4/4 प्लस 1/4। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 2.5। यहाँ पर कहीं है फोर्थ वाला 2.5, इसको मिलेगा कितना, 2.5। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछो, क्योंकि सब क्लियर है, समझ में आ गया। बोलता ही नहीं है कोई तो क्या बोले। Like a card is thrown from a well-shuffled pack of playing card. Find the probability that it is either diamond or queen। ठीक है, तो अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेंट नहीं है, डायमंड किंग का डायमंड हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, डायमंड और ए किंग, तो और मतलब क्या, यूनियन, और मतलब यूनियन, डायमंड यूनियन किंग इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ए किंग और माइनस प्रोबेबिलिटी दोनों होने का प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे, डी इंटरसेक्शन के। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी डायमंड। अब डायमंड जो है कितने कार्ड होते हैं, 13, और टोटल कार्ड कितना है, 52। तो कार्ड डायमंड होगा उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 13/52। कार्ड जो है वो किंग होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो किंग कितने होते हैं, 4, तो 4/52। और दोनों फिर इसको करेंगे तो 13/52 इंटू 4/52। अब इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 13 4 और 4 और 4, तो ये हो जाएगा 13/52 प्लस 4/52 माइनस 1/52। तो ये टोटल हो जाएगा 13 और 4 17, 16/52। ठीक है, आंसर क्या होगा, 16/52। तो ऐसा कार्ड वाला बन जाएगा, बस देखना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं था, इसीलिए इसको माइनस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता तो केवल जोड़ के हो जाता। नेक्स्ट है, इन ए साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल OLS कैन बी अप्लाइड डायरेक्टली इफ
तो हम लोग को पता है कि रिकर्सिव मॉडल में अगर हमने अरेंज कर दिए, है ना, स्ट्रक्चरल मॉडल को रिकर्सिव मॉडल में अरेंज कर दिए तो डायरेक्टली हर एक इक्वेशन पे हम लोग जो है ओएलएस लगा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इसका सीधा सीधी आंसर 1 होगा। बाकी ऑर्डर कंडीशन इस सब से तो क्या होगा, इससे तो हमको ऑर्डर और रैंक से ये पता चलता है कि तुम्हारा कि ऑर्डर कंडीशन अप्लाई करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, रैंक कंडीशन करेंगे तो उससे क्या मिलेगा, आइडेंटिफाइड हो रहा है नहीं आइडेंटिफाइड, उससे क्या मतलब है। तो ये सबसे कोई मतलब नहीं है, सबसे तो ये तीनों का कोई मतलब नहीं है, यही एक राइट आंसर। फिर पूछ रहा है सपोज एक्स प्लेसेस ₹8 value on one bread packet. Y places 6 value on it. If there are no tax on the bread, then the price of bread packet is 5. So both X and Y choose to buy one packet each. ठीक है. Now suppose government levies a tax of ₹2 per unit. The price of bread increases to ₹7. Then the deadweight loss and the tax revenue collected. अब देखो क्या हो रहा है कि ₹8 एक वैल्यू कर रहा है X और y वैल्यू कर रहा है ₹6। ठीक है। अब ये जब ऐसा हो रहा था तो ₹5 ब्रेड का दाम था, दोनों एक एक पैकेट ब्रेड खरीदेगा। अब क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट टैक्स लगा दिया तो ब्रेड का दाम हो गया ₹7। अभी भी ये वैल्यू 8 कर रहा है और ये 6 कर रहा है। अब क्या है, ये 6 वैल्यू कर रहा है और दाम हो गया है 6 7, तो ये तो खरीदेगा नहीं, तो ये तो गायब हो गया। ठीक है, खरीदा कौन, तो खरीदेगा केवल एक्स, वाई खरीदेगा नहीं। तो केवल जो है एक्स खरीदेगा। अब एक्स खरीद रहा है, ठीक है, तो एक्स खरीदा तो एक पीस ब्रेड बचेगा। तो गवर्नमेंट चूंकि एक ही बन रहा है पीस बेच रहा है, तो गवर्नमेंट को कितना टैक्स ₹2 लगाया है एक पीस में, तो गवर्नमेंट को टैक्स कितना जाएगा, तो ₹2। पहला चीज तो ₹2 जाएगा टैक्स, तो ₹2 टैक्स गया उसको। ठीक है, एक चीज हो गया। अब डेड वेट लॉस क्या हो, है ना, ये देखना है कि डेड वेट लॉस क्या हो। अब एक ही प्रेस दे रहा है, अब इसको क्या बच रहा है, यहाँ पे जो था ₹5 था, ठीक है, ₹5 था और अभी जो है अब ये ₹7 हो गया। तो ये वाला पोर्शन जो है लेट करेगा। तो ये कितना हो रहा है, ब्रेड क्या हुआ, एक ही खरीदा रहा है और ये रुपीज में कितना बढ़ रहा है, तो 2, है ना। तो हाफ इंटू पी इंटू क्यू, है ना, तो क्वांटिटी और प्राइस जो है वो 2, तो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। तो डेड वेट लॉस जो है वो ₹1 का होगा। इसलिए आंसर इसका होगा मतलब 1 एंड 2। ठीक है, क्योंकि एक ही ब्रेड बिका ना, दूसरा ब्रेड तो बिका ही नहीं, एक ही ब्रेड बिका और उसमें क्या हो रहा है कि प्राइस बढ़ा कितना उस ब्रेड का 2। ठीक है, ब्रेड का एक ही बिका है तो इट इंटू 1 क्वांटिटी और हाफ, तो यही हो जाएगा 2 इंटू 2 1। तो ₹1 का जो है डेड वेट लॉस हो गया, किसी को नहीं गया, और तुम्हारा जो है ₹2 टैक्स गवर्नमेंट लेके चला। अब ये पूछा डायरेक्ट फॉर्मूला टी बिल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो टी बिल को कैलकुलेट ऐसे करते हैं, सीधा सीधे y इज इक्वल टू 100 माइनस पी, पी मतलब क्या है, प्राइस, इंटू 365 डेज क्योंकि पर डे का होता है, और 365 डेज इंटू 100 और डिवाइडेड बाई पी और नंबर ऑफ डेज जो है वो मैच्योर हुआ सो। तो ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। अभी याद है तो ये होगा, अब नहीं है याद है तो कंफ्यूजन होगा। अब देखो यहाँ पर 100 माइनस पी की जगह 100 माइनस डी लिख दिया है, तो ये गलत है। इसमें डी और डी लिखा है, इसमें पी और पी इंटू डी लिखा है, तो ये सब गलत है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट है, ट्रेजरी बिल का फॉर्मूला यही होता है। अब इसमें कोई कैच नहीं है कि क्या इसको कोई जानते हैं फॉर्मूला तो ठीक है और नहीं जानते तो नहीं। नेक्स्ट है द नेशनल टैरिफ रेट ऑफ कंज्यूमर ऑफ फाइनल कमोडिटी इज 10%। The ratio of cost of imported input to the price of final commodity absence of tariffs AI is equal to 0.8 and the nominal tariff is 0। ठीक है, अब जो फॉर्मूला जो है हम लोग पिछला बार जो पढ़े थे एकदम सेम फॉर्मूला, इसमें कोई चेंज नहीं, वो सेम था, खाली अंतर हुआ। तो G इज इक्वल टू T माइनस A इंटू टी आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए, ये फॉर्मूला है। T दिया हुआ है 10%,
तो वो होगा 0.10। ए दिया हुआ है 0.8। टी आई का वैल्यू जो है वो 0 है, तो यहाँ पे 0 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.8, तो ये हो जाएगा 0, तो ये 0 हो गया, तो 0.10 डिवाइडेड बाई 0.2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.5, मतलब 50%। इसका आंसर हो जाएगा 50%। तो ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला पे था। अगर हमको पता है कि इफेक्टिव रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन का फॉर्मूला का पता है, जी इक्वल टू टी माइनस ए टी माइनस वन बाई टी आई बाई वन माइनस ए, तो ये हम बन जाएगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। तो ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन केस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो बोला कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या करेक्ट है, ठीक है। अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बोल रहा है कि ए द नंबर ऑफ ट्रायल्स इनडेफिनेटली लार्ज, तो एकदम सही बात है, बहुत ज्यादा करता है। पी द कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर ईच ट्रायल इनडेफिनेटली लार्ज, ये नहीं होता। एनपी और एम इज फाइनाइट, राइट। म्यू थ्री मतलब थर्ड मूवमेंट अराउंड द मीन इसको बोलते हैं, इजिकल टू एम प्लस टू, नहीं होता है, ये रॉन्ग है, वो एम ही केवल होता है। और फोर्थ मूवमेंट जो एम प्लस थ्री एम स्क्वायर, ये राइट है। तो आंसर क्या राइट होगा, ए सी और ई, ए सी ई, तो टू वाला आंसर राइट, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज इसलिए पढ़ लेना जरूरी है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये तो एकदम जानना चाहिए। थोड़ा बहुत टी डिस्ट्रीब्यूशन में जान गए तो बुरा ही नहीं है। फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट कंक्लूजन विदाउट एरर इन द केस ऑफ टेस्टिंग एंड हाइपोथेसिस, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, है ना। तो ये हो नहीं सकता है, जब ट्रू है तो उसको रिजेक्ट करेंगे, तो ये बात गलत है। एक्सेप्ट ए जीरो व्हेन इज ट्रू, राइट, भी करेंगे। एक्सेप्ट ए जीरो व्हेन अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज ट्रू, नो। रिजेक्ट ए जीरो व्हेन एच वन इज ट्रू, तो ये भी ठीक है, ठीक है। एक्सेप्ट एच जीरो व्हेन एच वन इज फाइव, ये भी सही है। तो ये बी डी ई इज राइट। ये सीधा सीधा, वो इंग्लिश पढ़ने आता है तो इससे हो जाएगा। सिंपल लॉजिक और इंग्लिश पढ़ने आता है तो हो जाएगा, उसमें कोई बहुत ये नहीं, ये वाला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द करेक्ट ऑफ ओएलएस एस्टिमेशन इन प्रेजेंस ऑफ हेट्रोस्केडासिटी। अब हेट्रोस्केडासिटी होता है तो लीनियर तो होता ही है ना, अनबायस्ड होता है, ठीक है। बायस्ड नहीं होगा तो सी नहीं होगा। द एस्टिमेटेड कोफिशिएंट आर कंसिस्टेंट और एफिशिएंट, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, एफिशिएंट नहीं होता है, तो ए बी डी, ए बी डी टू होगा, ई नहीं होगा, तो एफिशिएंट नहीं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाई द assumptions क्लासिकल, जीरो मीन वैल्यू ऑफ डिस्टरबेंस, ठीक है। तो डिस्टरबेंस का मीन वैल्यू जो है वो जीरो होता है, यूआई टर्म, ये राइट है, ई यू आई इज इक्वल टू जीरो। द एक्सप्लॉइटिव वेरिएबल्स एंड एरर टर्म्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, है ना। तो ऐसा बात नहीं है, ये गलत बात है, तो बी जो है वो नहीं होगा। उसके बाद होमोस्केडासिटी और कांस्टेंट वेरिएंस, यस राइट। नो ऑटो कोरिलेशन, डी, ये भी राइट, ठीक है। देयर इज मोर देन वन एग्जैक्ट, नो। तो यहाँ पर क्या होगा, ए सी डी, ऐसा कौन ऑप्शन है, ए सी डी, थर्ड वाला, इसका आंसर थ्री होगा। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन का 11 को जो दिए हैं हम, उसी एजम्पशंस में से उसको अगर आपको पता है तो सब याद हो जाए, तब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर पूछ रहा है कि ए बी सी आर थ्री डिफरेंट नॉन एम्प्टी सेट, फाइंड विच ऑफ द करेक्ट इन द लॉ ऑफ प्रोग्रेशन। तो क्या ये सही होगा, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोर्ट ए होगा, एकदम सही बात है। ए यूनियन बी, है ना, इज इक्वल टू वन माइनस ए इंटरसेक्शन बी,
ये नहीं होता है। ए यूनियन बी यूनियन ये एकदम सही है, ये वाला राइट होता है। और तुम्हारा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, क्या तो ये होता है, तो ये भी जो है वो नहीं होगा। और ए माइनस बी इक्वल ए इंटरसेक्शन बी डैश, यहाँ ठीक। तो ये भी प्रॉपर्टीज जो हम दिए तो उसी में से था, एग्जैक्टली वही हुआ। अगर तुमको याद है तो ये हो जाएगा, नहीं तो वेन डायग्राम बना के भी बन सकता है। तो इसका आंसर जो है ए सी और ई, जहां पर भी होगा ए सी ई, ये वाला। When each player has chosen his or her optimal strategy, given the strategy chosen by the other player, the situation is referred to as। तो अगला को देख के हम बना रहे हैं स्ट्रेटजी, है ना, कि वो क्या कर रहा है। मतलब हम अगर अपना ही पे करते, तुम कुछ भी करो हम करते हैं, है ना, तो डोमिनेट स्ट्रेटजी होता है। लेकिन यहाँ पर जो है चूंकि अगला को देख के वो पे अपना ऑप्टिमल स्ट्रेटजी चुन रहा है, तो इसको बोलते हैं नैश इक्विलिब्रियम। इसका आंसर कोई होगा नैश इक्विलिब्रियम। क्योंकि यहाँ पर देखो बोल रहा है व्हेन ईच प्लेयर हैज चूजन हिज और हर ऑप्टिमल स्टडी गिवन द स्टडी चूजन बाय द, तो तुम जो करोगे उसके हिसाब से मैं अपना बेस्ट चूंगा, तो उसके हिसाब से वो नैश इक्विलिब्रियम होता है। फिर बोल रहा है क्या द मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल हाइपोथेसिस सच एज A0 B2 is equal to B3 is equal to 0 कैन बी टेस्टेड यूजिंग द एफ टेस्ट, है ना। तो ये एफ टेस्ट होगा इसका, तो कोई डाउट ही नहीं इसमें। फिर ये क्वेश्चन पूछा था कि लीनियर फंक्शन, है ना, कौन सा फंक्शन लीनियर है, तो ए का 4, ठीक है, लीनियर फंक्शन सीधा लाइन होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन यू शेप होता है, ये वाला, तो सी का 2, तो सी का 2, ये देखो ए का 4 सी का 2। अब पूछ रहा है कि क्यूबिक फंक्शन, तो क्यूबिक फंक्शन जो होता है ऐसे मुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन बढ़ता हुआ जाएगा B21, तो ये हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन, देखोगे तो हो जाएगा ए का 4, है ना, ए का 4, क्यूबिक फंक्शन ये है, क्वाड्रेटिक फंक्शन ये है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब बढ़ता हुआ। हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है ना वो ऐसा बढ़ता हुआ जा रहा है, तक बढ़ता, e⁻x वाला, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। और जो क्यूबिक फंक्शन होता है जिसमें क्यूब लिखा रहता है, x³ प्लस 3x² प्लस 10x, है ना, ऐसा टाइप का अगर दिया रहेगा, तो वो वाला फंक्शन जो है वो हमेशा तुम्हारा जो है पहले तुम्हारा बढ़ेगा और फिर जो है वो घट जाएगा ऐसे, चाहे तुम्हारा जो है ऐसे जाके ऐसे होगा। तो ये सब शेप होता है क्या कि जो क्यूबिक फंक्शन कार्वेचर अपना चेंज करता है, उसको बोलते हैं। तो ये उसका हिसाब से थर्ड आंसर होगा। तो यही कुछ जो था क्वेश्चन था तुम्हारा जो जो फर्स्ट शिफ्ट में आया था, सेकेंड शिफ्ट में आया था। सिमिलर क्वेश्चन ही जो था फर्स्ट शिफ्ट में आया था, तो बहुत डिफरेंट नहीं था।